नमस्कार, पीसीए न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ एक नई बात और एक नई शख्सियत के साथ हम आपको रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ जो है उनकी किसी तारुफ़ के ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ हैं रिटायर्ड डीआईजी आईपीएस इसरार खान साहब। इसरार खान साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू फॉर अगेन कॉलिंग मी अगेन। हमारी वेब के थ्रू और उसके थ्रू बात होती रही। आज सामने-सामने रूबरू होके हम लोग बात कर रहे हैं। एक बहुत ही दुखद घटना हुई जम्मू एरिया के रियासी में। किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी की। उस पे लोगों पे एक बहुत ज़्यादा रोष है जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, और वैसे ही एक गुस्ताखी कर्नाटका में हुई जिसका बहुत गलत खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। एक इतना बड़ा आगजनी हुई, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? विनीत जी, पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आप मतलब कश्मीर में आए, और आप ख़ुद भी जो है कश्मीर के हालात को आप खुद अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। और बड़ी दुख की बात है कि हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए, कंट्री को तोड़ने के लिए वोट बैंक की ये जो पॉलिटिक्स है उसके लिए इस किस्म की जो है हरकतें की जा रही हैं, और कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए कि वहाँ भी की गई, आपने जहाँ बोला कर्नाटका में भी की गई, और आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त उसके ऊपर रिएक्शन हुआ। आप 30 से 40 गाड़ियाँ जल गई, पुलिस स्टेशन जला दिए गए और ये जला दिए गए, और कितने दिन बुरे हालात। पुलिस को गोली चलानी पड़ी, 2-3 लोगों की भी डेथ भी हो गई। और इसी तरह का वाक़ा मैं आपसे एक बात बताऊं, ये जो प्रॉफिट के लिए जिसने भी कहा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा बिकॉज ये अप टू पुलिस है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है कि वो पता करे। पता हमको भी है, पता आपको भी है। और उससे पहले रियासी में एक और वाक़ा भी हुआ, अगर मैं आपको बताऊं, कि 2 लड़के जो हैं मुस्लिम लड़के, उनको कुछ गुंडों ने जो है उनकी पिटाई की, और प्योरली एज ए मुस्लिम, कि मुस्लिम लड़के थे तो इसलिए उनकी पिटाई की। और वो लोग जो नारे मार रहे थे उनके साथ, वो उसी तरह का ही लिंचिंग टाइप का ही सीन था। बदकिस्मती से एक पुलिस ऑफिसर जिसको कि हम अपने वीडियो में स्पॉट पे देख सकते हैं, एक पुलिस ऑफिसर आता भी है और वो उनके खिलाफ हाथ में स्टिक है, एक्शन लेने के बजाय वो उसको सेव करने की कोशिश करता है, लेकिन उन गुंडों का जो हौसला है उसको तोड़ने की कोई कोशिश नहीं करता, उनको चैलेंज कुछ नहीं करता, सिर्फ वो ऊपर आकर उसको बचाता है। चलिए, मेहरबानी अगर उसने इतना ही किया। और फिर उसके बाद ये वाक़ा जिसमें उनकी शान में गुस्ताखी की गई, और उनको कहा गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जम्मू एक बड़ा खूबसूरत शहर है, सारी ज़िंदगी यहाँ मेरी गुजरी है, लोगों में बहुत प्यार मोहब्बत, बहुत प्यार है। कोई हमारे लोगों में, जम्मू के लोगों में, जम्मू के हिंदू फैमिलीज़ में, सिखों में, दूसरों में, मैंने क्रिश्चियंस में, बुद्धिस्ट में, मैंने कभी भी कोई रिलीजन की इनमें बात नहीं देखी। हम लोग सब बड़े प्यार मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। कई इंटर कास्ट मैरिजेस हुई हुई हैं, इंटर रिलीजन मैरिजेस हुई हुई हैं। और मज़े की बात यह है कि मैंने तो ऐसी मैरिजेस कुछ अटेंड की हैं कि जिसमें इंटर फेथ यानी इंटर रिलीजियस मैरिज है, और ओपन रिसेप्शन दिया गया है, और दुनिया उसके अंदर जो है शामिल हुई। तो इतना अच्छा हमारा ये प्यार मोहब्बत और ये चला था, इसको आग लगाने की कोशिश की जा रही है। मतलब जूं अब इलेक्शन हमारे करीब आएंगे, इनमें दिन ब दिन आग लगाने की इसको जो है कोशिश की जाएगी, और ये भी उसकी एक कड़ी है। तो मैंने फेसबुक पोस्ट के ऊपर भी लिखा है अपने मुस्लिम भाइयों को, और मैंने ख़ुद भी जो पर्सनल लीडर हैं उनके, जम्मू में तलाब खटीका हो गया, और उस्ताद महल्ला हो गया, गुजर नगर के कुछ लड़के, उनसे सब भी मैंने पर्सनल बात की, और मैंने उनको कहा कि आप कानून के ऊपर यकीन करें। इस किस्म के जो बेवकूफ़ किस्म के आदमी होते हैं, जिनको हम मोरान्स कहते हैं, और ये फुलिश लोग हैं, ये रिप्रेजेंट नहीं करते हिंदूज को। ये हिंदूज को नहीं रिप्रेजेंट करते। ये अपनी शख्सियत, अपनी मानिकसा क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ, ये उस पे ये चलने वाले लोग होते हैं। इनको अपनी जहनियत, जिसको हम उर्दू में कहें कि ये अपनी ऐसी जहनियत रखते हैं। लेकिन मुझे दुख जो हुआ नवनीत, वो मुझे दुख ये हुआ कि मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट और देखी है, और एक किसी ने मुझे पोस्ट भेजी और एक फ़ोटोग्राफ देखी, जिसमें मैंने इस शख्स को, ये जो लुनेटिक शख्स है,
इस शख्स को मैंने रविंदर रैना जी के साथ देखा है किसी रिलीजियस सेरेमनी में। आज सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पोस्ट वो वायरल भी हो रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ तो कि एक तरह से जाहिर हो रहा है, सामने गेम जो है वो सामने दिख रही है कि ये किन का आदमी है और किन के कहने के ऊपर किया गया। बीजेपी इतनी बुरी तरह से अपने आप को एक्सपोज कर चुकी है, हालांकि उसमें मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। आप समझते हैं कि ये प्री प्लान था सारा? ये प्लान हो कई बात कही जाती है, जो भी किया जाता है ये पूरा प्लान किया जाता है। इतना बेवकूफ़ कोई लीडर नहीं होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो गाली दे दे और ये प्लान ना हो। तो या तो हो ना कि किसी ने हिंदू धर्म के किसी लीडर को गाली नहीं दी हो, किसी भगवान को गाली दी हो, उसके जवाब में इसने गाली दी हो, ऐसी तो बात नहीं। ये तो वो बोल रहा था और उस बोलने में उसने जो है वो बोल दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को जो है उनकी शख्सियत को और गुस्ताखी की और उसके बारे में कहा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये बड़ा क्लियर हो गया है कि बीजेपी हर फ्रंट पे बुरी तरह से फेल हुई है। टोल प्लाजे पे टोल प्लाजा, ये तो टोल प्लाजों का शहर हो गया, मंदिरों का शहर ही नहीं रहा। जगह जगह टोल प्लाजे लग रहे हैं और जनाब बच्चों की आप देख लें कि अब आपकी जो भर्ती का जो सिलसिला है तो उसमें अब ज़बरदस्त कंपटीशन आ गया और उसमें बाहर के बच्चे भी जो वो भी आ रहे हैं, आपकी सीटें भी लेंगे। आपका जो है मैंने पिछले दिनों आपको बोला भी था कि एक रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन में उन्होंने उसको पूछा भी नहीं कि तुम्हारे पास डोमिसाइल भी है या नहीं। उन्होंने कहा एज़ पर द न्यू लॉ हम आपको कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते, एज लॉन्ग एज ही इज़ एन इंडियन सिटीजन ही कैन बाई ए लैंड। तो बस उसका तो हक बन गया, उसने ज़मीन ख़रीद ली, वो अपना घर बना लेगा या जो भी है। तो मतलब कोई बात नहीं, हर एक आदमी वेलकम है। लेकिन देखना ये है कि जब आपने 371 से लेके ए से लेके एच तक नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेटों को दे रखा है, जब हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और कितनी और स्टेटें, असम, वो आपको ना लैंड खरीदने देती हैं, ना उनके लॉ को टच किया जा रहा है। जब आप यहाँ पीछे पड़ गए हैं 370 के, तो आप उधर 371 का भी तो कर दीजिए ना, उनको भी तो हटा दीजिए। लेकिन आप वहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। उनको सारे राइट हैं, वहाँ आप कुछ भी नहीं बना सकते, लेकिन हमारे वाले में खुला खाता हो गया जो भी आए। और आप देखें कि उसका असर जो है हो रहा है। अब बच्चे अब सब समझ रहे हैं। आज ये वक्त है कि आपके बीजी वाले बात करने को तैयार नहीं। आपको लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा असर जम्मू में पड़ेगा? ये एब्सोल्युटली। अगर आप खुद सोचो ना, आपने कश्मीर देख लिया, बानेहाल टनल क्रॉस करने को कोई तैयार नहीं। विनीत सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? एक बात आप भी मानते हो, बानेहाल तो छोड़ो, बटोत से नीचे उतरने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, आप जैसे ही रामबन से आगे क्रॉस करते हो, आपकी आवाज़, आपकी लैंग्वेज, आपकी सब कुछ जो है बदल जाती है। आपका कपड़ा पहनना शहनना सब कश्मीर के स्टाइल में चलने लगता है। तो यहाँ किसने आना है डर के मारे? यहाँ तो नॉर्मल इंसान आने को तैयार नहीं। बातें की जा रही हैं यहाँ इंडस्ट्री आएगी, वो आएगी। अरे कोई कुछ चीज़ बिकेगी तो इंडस्ट्री आएगी। कोई नॉर्मल हालात होंगे तो कोई इंडस्ट्री आके डालेगा। इंडस्ट्री से अपना पैसा नहीं ऐसे लगाता कि वो अपना पैसा लेकर आ जाएगा और किसी के कहने के ऊपर करोड़ों अरबों रुपया लगा के चला जाएगा। तो जो भी आएंगे ये सब लोग डोगरा स्पीकिंग बेल्ट में आएंगे। किसी को पुंछ जाके बैठने की क्या ज़रूरत है? अनलेस एंड अनटिल आपने उसको पुंछ में नालों का ठेका, अब आपने नालों के ठेके दे दिए ना। हम तो 2G से जो है वो मतलब ऑन द लाइन कुछ भर नहीं सके, तो आपके जितने भी सोर्सेज हैं और जितने नाले हैं, अब आप ऑर्डर करके देख लीजिए, लिस्ट देख लीजिए, सब बाहर वाले ले गए आपके सारे के सारे नाले और पत्थर और रॉ मटीरियल सब उनको मिल जाएगा। तो अब इसी तरह वैसा कोई नाले वाला जिसको सबसे बड़ा ठेका मिला हो, वो जाके रजौरी या पुंछ में जगह ढूंढ ले, तो वो दिन बाकी होना क्या है कि डोगरा बेल्ट जो है, जो सेफ बेल्ट है, इसी के अंदर लोग आएंगे, इसी के अंदर लेंगे, इसी के अंदर वो काम करेंगे, डायरेक्ट कंपटीशन में आएंगे, लैंड्स के लिए आएंगे, काम के लिए आएंगे, बिजनेस के लिए आएंगे, अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए आएंगे, अपने बच्चों की सीटों के लिए बात करेंगे, आपको KS से लेके हर एक चीज़ के ऊपर वो आपके साथ कम्पीट करेंगे। आपने पुलिस की नौकरी बहुत देर की खान साहब, आपने जम्मू में भी नौकरी की और मेरे ख्याल ज़्यादा नौकरी आपने कश्मीर में की। आप इस पॉलिटिकल सिनेरियो को भी अच्छी तरह जानते हैं और पुलिस सिनेरियो को भी अच्छी तरह जानते हैं। किलिंग हुई पिछले दिनों, आज रोज़ सरपंचों को मारा गया, जिसमें कांग्रेस के सरपंच भी मरे, बीजेपी के सरपंच भी मरे, बल्कि एक घर के बहुत दुखद घटना हुई, एक घर के 3 लोगों को मार दिया गया। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? मैं इसको बिल्कुल यही सिनेरियो को देखता हूँ जो मैं डे 1 से कहता आ रहा। अगर आप मेरी पब्लिक पोस्ट देखेंगे,
आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। मैंने उनको कहा था जी कि 200 छोड़ो, बीजेपी का कहना और इनका ये कहना कि 370 टूटेगा और 35 से टूटा। देखिए जी, वहाँ अमन अमान हो गया और मिलिटेंसी ख़त्म होगी। अरे आप आंकड़ों पे चलने पे तैयार ही नहीं है। अरे मैं ऑफिसर था, मैंने काम किया है। 2014 में चेक करके देख लो, आपके पास टोटल JNK स्टेट में 35 मिलिटेंट रह गए थे। आर्मी ने कन्फेस किया है जून में आर्मी ने कन्फेस किया। जून कौन सा जून? 2014 मैं आर्मी का स्टेटमेंट मैं आपको निकाल सकता हूं, आर्मी जनरल का, नॉर्दर्न कमांड का, कि ये कहना कि 80 रह गए हैं जी टोटल मिलिटेंट। उसके बाद 45 आप मार लेते हो उसी साल दिसंबर तक, तो बाकी क्या रह गया? 35। और वही तादाद आपको JNK पुलिस दे रही थी। आप किलिंग देख लो कहाँ थी, सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग देख लो। आपका मतलब है कि 35 जो बचे थे उसके बाद जो हुई है वो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, मतलब पार से लोग आए हैं, पार से लोग आए। यहाँ के लोकल ट्रेन बहुत हुए हैं जो जंगलों में जिन्होंने ट्रेनिंग की है। जब आपने ज़बरदस्ती राज कायम हो गया, बीजेपी और इनका कोलिशन, रिजेंटमेंट जो पब्लिक की कहाँ निकलेगी? तो मिलिटेंटों को कार्डर आसानी से मिलने लगा। देखिए, उनको कार्डर चाहिए होता है जिस वक्त हालात ठीक हो रहे होते हैं, कोई उनको ज्वाइन नहीं करता। जब आप देख लेते हो कि अब तो बीजेपी घुस गई है सारे जम्मू में, कश्मीर में भी घूम रही है, कोनों कोनों में इनके लीडर घूम रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है इस तरफ निकलती है, तो वो लड़के ज्वाइन करने लग पड़े। इनको जो है वो फ्रस्ट्रेशन तो कांग्रेस के टाइम भी थी, मैं वो NC के टाइम भी थी, बिल्कुल थी। मैंने आपसे कहा कि वो फ्रस्ट्रेशन तो आप 87 के इलेक्शन से ले लो, बट मैं वो कहता हूँ कि वो फ्रस्ट्रेशन घटते हम 2014-2015 में यहाँ तक आ गए थे कि अब सिर्फ 35 लोग रह गए थे। इंसिडेंट आप देख लीजिए कितने, आज 3 टाइम्स इंसिडेंट है और 300 के करीब आपका मिलिटेंट है। और आज ये आलम हुआ कि अब उन्होंने टारगेटिंग करना शुरू कर दिया बीजेपी को। पहले उन्होंने कांग्रेस वाला मारा, 5 इन्होंने ये मार दिए, 15-20 के करीब जख्मी कर चुके हैं। पुलिस के सिपाही परसों 2 और मार दिए। अब आप देखो ना कि अब आप कैसे क्लेम करोगे, अब कैसे बीजेपी क्लेम? आपको लगता है कि ये जो सारा गुस्सा निकल रहा है, बीजेपी तो इसको क्लेम कर रही है कि हमारा जनाधार यहाँ पे बढ़ रहा है कश्मीर में, इसलिए वो लोग बुखलाए हुए हैं, जो उनके प्रेसिडेंट की भाषा है। तो आपको क्या लगता है कि ये वही रीज़न है या ये रीज़न है कि वो उनको बताना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 370 टूटने से मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई है, हम अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? देखिए, बात ये है कि क्या चीज़ सेल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम यही सेल कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट यही सेल करना चाह रही है ना कि 370 और 35 से तोड़ने के बाद अब हालात जो हैं बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और अब जो है बीजेपी ने अब अपनी पार्टी भी खड़ी होगी। जनाब, माहौल ज़बरदस्त बन गया है। इतने लोग जी ज्वाइन कर गए, इतने लोग उसमें पंचायतों में पहुंच के अब अगले इलेक्शन आ रहे हैं। वो जो रिजेंटमेंट है वो मिलिटेंट आपको निकाल के बता रहा है, वो आपको बता रहा है। एक तो पब्लिक में देखिए, पब्लिक आपको बाहर निकलना चाहती है, आपके साथ तरीके से अपनी आवाज़ उठाना चाहती है, आप उसको आवाज़ नहीं उठाने दे रहे। जो बोल रहा है उसको उठा के आप अरेस्ट कर रहे हो। लेकिन जो मिलिटेंसी बढ़ रही है, ये नहीं आपको ये लगता है कि इसी पब्लिक के अंदर से लोग निकल के जाके मिलिटेंट्स रैंक ज्वाइन कर रहे हैं? तो जो फ्रस्ट्रेट होगा तो वो कहाँ जाएगा? आप मुझे एक पुरानी मिसाल है, यू कीप पंपिंग एयर इन ए बैलून विदाउट लीविंग ए सेफ्टी वाल्व। सो अल्टीमेटली क्या होगा? आप हवा भरते जाओगे, सेफ्टी वाल्व है नहीं है, एक दिन वो बस्ट होना, वो बस्ट हो रहा है। तो अगर आपने अवाम दुश्मन पॉलिसियों के ऊपर आप चल रहे हैं, पब्लिक को आप अपने सिंपल सी बात करते हैं खान साहब, आपने बहुत दिन नौकरी की, एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं इस समय, आप एक पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, नौकरी अच्छी की, ओके। आप अगर आपको पूछा कोई कि इसका हल क्या है, क्योंकि आज तक किसी ने ना ये सवाल नहीं किया कि गन उठाई क्यों जाती है, किसी भी मीडिया वाले ने मेरे ये सवाल नहीं किया कि गन उठाई क्यों जाती है। अगर इसका हल निकालना हो तो हल क्या निकलेगा? मैं दिल की बात बोलूँ आज आपको, बहुत शॉर्ट में एक हिस्ट्री आपको बोलता हूँ, बहुत शॉर्ट में जाता हूँ। आप 31 ले लो, 33 ले लो, 19 की मैं बात कर रहा हूँ। आप शेख अब्दुल्ला की आप मूवमेंट ले लो, ठीक है, पॉलिटिकल मूवमेंट आप ले लो, महाराजा का राज है वो ले लो आप। उस वक़्त भी क्या हुआ, जो अपराइजिंग जो हुई उसके अंदर भी लोग मारे गए, जिसके लिए आज भी आपने देखा कि उसको क्रश करने की पूरी हमेशा कोशिश की गई। कितनी बड़ी शेख अब्दुल्ला साहब 4 या 5 बार 6 बार जो है गिरफ्तार हुए।
तो अल्टीमेटली आप देख लो कि वो रिजल्ट हुआ जिसका आप यौम शोहदा मनाते हैं, तो वो ईदगाह के पास जो है फायरिंग की और इतने लोगों को मार दिया। तो महाराजा टाइम की बात है। उसके बाद आप देख लो, आप आ जाओ 1947, आप अकार्ड के ऊपर आ जाओ। अकार्ड के ऊपर शेख अब्दुल्ला बेशक वहाँ मौजूद था, बट आप ये समझते हैं कि जिस तरीके की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती, अगर शेख अब्दुल्ला उस अकार्ड के टाइम के ऊपर अगर खड़े ना भी होते, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन, यू मीन नेहरू जाने देता कश्मीर को पाकिस्तान के साथ? नो वे, नो वे। नेहरू यहीं से बिलोंग करते थे, उसकी जो लगावट थी कश्मीर के साथ, सवाल ही नहीं है कि वो उनको जाने देते। नेहरू को फोर्सेस ने रोक लिया, बिम्बर गली और इस तरफ पुंछ से जब आ रहे थे तो महाराजा के ने कहा कि अगर अंदर आता तो गोली मार देंगे। अबू कलाम आज़ाद दौड़ते हुए आए और आके नेहरू को कहा तुम तो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हो, कहाँ मतलब किसके मुंह लग रहे हो तुम, इसकी डोगरा तुम्हारे ऊपर फायर कर देगा तो हम तो कंट्री जो है प्राइम मिनिस्टर लूज करेगी। पर नेहरू वापस चला गया, लेकिन नेहरू कभी भूला नहीं। पहली बार जिस वक्त आके आज़ादी हुई तो तकरीर आके की, तो उसने पहली वक्त महाराजा ने जो ये किया था वो उसने बताया, और आप देखते आते ही उसने महाराजा को पैक करा के बॉम्बे भेज दिया और इंश्योर किया कि महाराजा उसके बाद बॉम्बे से कभी वापस ना आए, वहीं उसकी डेथ हो। युवराज करण सिंह बीच में रहे, सदर रियासत बने। आप देखिए 53 में आपने दोबारा सरकार को गिरा दिया। मैंने कहा मैं अगर डिटेल में जाऊंगा बड़ी लंबी हो जाएगी। 53 में किस चीज़ पे आपने गिराया? शेख साहब ने एक नारा दिया नया कश्मीर का, बेसिकली उसके अंदर क्या था, लाल लाल लहराएगा नया कश्मीर का, लैंड टू टेलर थी। और शेख साहब के अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत, एनसी के अंदर भी थोड़ी बगावट थी, उसका फ़ायदा उठाया गया। यानी गवर्नमेंट डिसमिस, बख्शी गुलाम मोहम्मद चेयर पकड़ने को तैयार नहीं हुआ, जुर्रत नहीं हुई हम घुसने की, उसको जुर्रत देने के लिए कि तू सीट के ऊपर बैठ। ये इन टर्म चीफ मिनिस्टर बना रहे सर। हाँ, ये उसका कद था शेख अब्दुल्ला। आपको नहीं लगता कि इस समय भी कुछ ऐसे ही हालात बने? मैं वही मज़ेदार वही बताने लगा हूँ। तो जनाब क्या किया, शेख अब्दुल्ला साहब को गिरफ्तार, उसको जब तक अरेस्ट नहीं किया तब तक बख्शी चेयर पे नहीं बैठा। अरेस्ट, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ओन, फ्लैग अवर ओन, सदर रियासत। आप ये हरकतें करते रहे जम्मू कश्मीर के साथ, आप खिलवाड़ करते रहे, आप खेलते रहे जम्मू कश्मीर के साथ, और फिर आप कहते हैं मिलिटेंसी कैसे आई, और आप कहते हैं इसरार खान जी इसको मिलिटेंसी को कंट्रोल। 2 मिनट मुझको और देना इसी बात के ऊपर। कर दिया आपने, उसको अरेस्ट कर दिया, 20-22 साल उसको दरबदर कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, दोबारा इंदिरा शेख अकॉर्ड आता है, दोबारा आप उनको लाते हो, उसके बाद फिर उसको गिराते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, शेख साहब की डेथ हो जाती है, उसके बाद उनका लड़का बनता है, उसका लड़का बनता है फारूक अब्दुल्ला, आप उसको गिरवाते हो। जब देखते हो कि ये भी आंख बता रहा है, उन्होंने कुछ नहीं किया था। बाहर के जो दूसरे भी अपोजिशन के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको एक बार यहाँ दावत के ऊपर यहाँ बुलाया था मीटिंग के ऊपर। आप उस पर देखिए कि इंदिरा गांधी को उसके ऊपर कितना गुस्सा आया उस वक्त, कि उस वक्त भी स्कीम बनी कि जनाब इसको गिरा दिया जाए। अब आपने क्या कर दिया, आपने उसके बाद राजीव साहब भी आपके आगे, आपने क्या कर दिया, आपने गुलचा। फिर हम सिर्फ ब्लेम बीजेपी को नहीं कर सकते, हम कांग्रेस को भी बराबर ब्लेम करेंगे। Absolutely everybody who has been in power in center, why you blaming BJP? कांग्रेस सबसे बड़ी कल्प्रेट रही है, बिगर देन बीजेपी। बीजेपी वाजपेयी तो बड़ा अच्छा राज था वाजपेयी साहब का, मैं ऐसे खामखा मुझे क्यों गलत बोलने की ज़रूरत है बीजेपी के। उसके बाद आपने क्या किया, शेख साहब मजबूर किया फारूक अब्दुल्ला को कि भाई साहब अगर आपने इलेक्शन लड़ना, हमारे आदमी लेके लड़ना इलेक्शन, तुझको गुलशा खड़ा करके हमने गिरा के बता दिया ना, पता लग गई तेरी औकात। 87 के अंदर मानते हैं सारे रेगिंग हुई, ठीक है। मैं भी DSP ट्रैफिक कश्मीर था, मैं भी यहाँ तमाशा देख रहा था। वो जो हुई, और वो क्यों रिगिंग किसने की, कांग्रेस वालों ने की। क्यों रिगिंग, कांग्रेस से जबरदस्ती फारूक अब्दुल्ला को मजबूर किया कि तुम सरकार अगर बनाओगे तो हमारे साथ बनाओगे। नजमा हैपतुल्ला को मैं लेके घूमता रहा हूँ ट्रैफिक में तकरीरें करने के लिए, और वो कश्मीर में खड़ी हो जाती थी, लोग उसका लिहाज कर देते थे, क्योंकि एक उसकी बेटी थी अबू कलाम आज़ाद की, शायद वो बेटी थी नजमा हैपतुल्ला। क्या हुआ कि मैंने इसको तकरीरें करते देखा और उसको लोग टॉलरेट करते रहे। फिर उसके बाद ये चला, उसके बाद क्या हुआ, मफ वाला बना, मफ के लोगों को जो है वो नहीं जीतने नहीं दिया गया। उसके बाद क्या होता है, ये लड़के जो हैं, पाकिस्तान बैठा हुआ था, ऑपरेशन टोपक बना के बैठा हुआ था, जियाउल हक ने कहा कि तुमको ये चलने नहीं देंगे, तुम आओ यहाँ ट्रेनिंग करो। बस उसके बाद वो जाना शुरू हो गई। यहाँ गाड़ियों में लाद के जो है, मैंने खुद देखे हैं, सुरमे लगा के लोग जो हैं ये जा रहे हैं वहाँ पाकिस्तान जा रहे हैं, इतना खुला काम था।
और ये गाड़ियों में यहाँ से उड़ी जाते थे और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते थे। कहने का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो उस समय भी रोक सकती थी सब ना। कुछ थी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सब कुछ, एवरीबडी वाज वाचिंग इट। हु वाज स्लीपिंग? वाज द आर्मी स्लीपिंग? इन 87 में ये फटना शुरू हुआ, ठीक है ना। आप मुझे बताएं कि जिस वक्त ये मिलिटेंट गए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं ना, कोई फ्लाइटें लेके तो नहीं गए थे। उस वक्त बॉर्डर पे कौन होता है? आर्मी थी, उसके पास सेंट्रल एजेंसियाँ थी, सब वॉच कर रहे थे। और वो क्रॉस किए, उन्होंने ट्रेनिंग वहाँ की, हज़ारों लड़कों ने ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद वापस आए। 88 में उन्होंने धमाके स्टार्ट कर दिए, पहला ग्रुप आ गया, JKLF का ग्रुप आ गया। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, आप अगर देखते जाएं तो सेंटर ने हमेशा खेल खेला जम्मू कश्मीर के साथ। जब किसी चीफ मिनिस्टर ने अपना एग्जर्ट करके अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहिए और अपना लोगों के काम करने के लिए, या अपनी उसने जो है अपनी खुददारी से काम करना शुरू किया, खुददारी से काम ही नहीं करने देंगे आपको, या किसी ने अपने लोगों के फलाह बहबूद के लिए, उसको हमेशा डिक्टेट किया गया कैसे चलना है, तो उन्हें किसको लेके चलना। और जब किसी ने उनकी नहीं मानी, ये किया। ये आपकी हिस्ट्री है, यही हिस्ट्री है आपकी। और इस वक्त भी वही हिस्ट्री जो की जा रही है। महबूबा आपकी लाइन के ऊपर नहीं चली, चल महबूबा बाहर। अब और कुछ नहीं तो अच्छा, अब नए नए तजर्बे करो, लाओ जी अपनी पार्टी खड़ी कर दो। अच्छा, तजर्बे में एक बात याद आ गई मुझे, शाह फैसल भी एक तजर्बा मानते हो आप? मैं समझता हूँ ना, मैं अपने दिल से मैं नहीं मानता। एज अ पुलिस ऑफिसर मैं नहीं समझता हूँ कि शाह फैसल कोई तजर्बा था, या शाह फैसल जो है उसको गवर्नमेंट ने उसको यूज़ किया। मुझे लगता है कि शाह फैसल एक यंग छोटी उम्र का एक इमोशनल ऑफिसर था, जिसने सोचा कि मैं IAS के अंदर बैठ के मैं शायद अपने लोगों के लिए उतना ना कुछ कर सकूं जितना, क्योंकि वो भी देख रहा था व्हाट एवर इज़ हैपनिंग टू द स्टेट। आई थिंक वो इसमें कूदा, लेकिन वो जितनी देर उसको जेल हुई, आई थिंक प्रॉब्ली वो आई ओपनर था उसके लिए कि ये उसके इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी। इसमें बड़ी स्ट्रगल है उसमें वो शेख अब्दुल्ला ही कर सकते थे या दूसरे कर सकते थे। तो सियासत इतना आसान खेल नहीं है। इतना आसान खेल नहीं। उसने वो देखा, वो झटका उसको काफ़ी था। और सेकेंडली मुझे लगता है कि उसको बहुत बड़ा जो शिकायत उसको रही, उसको ये रही, वो सोचता था कि मैं इतना यूथ में इतना पॉपुलर, इतना बड़ा लीडर बन चुका हूँ कि जिस दिन मेरी गिरफ्तारी जो है अनाउंस, क्योंकि उसको BBC हार्ट टॉक में भी उसने बड़ी बड़ी बातें की थी। आपको पता BBC से वो प्रोग्राम आया था, और जहाँ भी उसको बड़ा मतलब हाईलाइट उसका बड़ा हुआ है कि एक IAS ऑफिसर टॉपर जो है वो ज्वाइन करता है। तो उसको लगता था कि यूथ उसके साथ इतना, कई लोगों ने उसको पैसे दिए, उसके पास करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ। एक यूथ ने तो पिछले दिनों अपनी ट्वीट में उसमें लिखा था कि भाई साहब मेरे 5 लाख रुपया वापस कर देना जो मैंने तुझे दिया, अपने बिजनेस से निकाल के दिया। तो बहुत लोगों ने पैसा दिया। तो उसको ये लगता था कि यूथ इतना उसके साथ था कि जिस दिन मेरी गिरफ्तारी होगी सारी दुनिया फट जाएगी, सारी दुनिया सड़कों पर 1990 की तरह बाहर आ जाएगी। नहीं, हो भी सकता था आ जाती, पर लोगों को तो बाहर आने ही नहीं दिया। मैंने कहा ना, ये चीज़ उसको एहसास होना चाहिए, उसको समझना चाहिए था कि एक एक गली गली के अंदर अगर पुलिस वाला था तो आप कैसे बाहर आते? कौन बाहर आता? लोगों को इतना मारा गया, इतना पीटा गया, इतनी जेलें, कितने हज़ारों लोग, ये भी पता ना आपको, 1000 में बंदे जेलों में और बाहर थाउजेंड्स में, 5000 से ऊपर। तो जो बोलता है उसको किसका दिल करता है कि उसको घर से निकाल के वो कर दे, नहीं बाहर आए। कुछ इसको ये डिसअपॉइंटमेंट भी हुई और थोड़ा वो तो कहना चने चबाने पड़े, तो उसको ये पता लगा, सो ही डिसाइडेड टू गो बैक। बहुत लंबी गुफ्तगू चली, और मेरे ख्याल से मैंने ये देखा कि खान साहब के पास जखीरा बहुत है नॉलेज का। तो इसके लिए एक टॉपिक मैं अगली बार और रखेंगे, और इस कुछ नॉलेज की चीज़ें और स्टेट के को जानने के लिए एक बार फिर से हम लोग खान साहब के साथ लाइव आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बातें हुई वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हुई। एक कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लास्ट में ये कि आप जब कंक्लूड करते हैं कि जम्मू वालों का, ख़ास तौर पे अपने मुस्लिम हिंदू सब भाइयों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया जो है इसमें काम किया, और आप लोगों ने कैसे यकजहती, प्यार, मोहब्बत, एमिटी, ब्रदरहुड, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग आपने कितनी अच्छी बताई। माहौल आपने ख़राब नहीं किया। मैं जम्मू के अपने सारे मुस्लिम भाइयों को, इवन कश्मीर के भाइयों को मैं उनको मुबारक देता हूँ कि आपको प्रोवोकेशन के बावजूद भी आप ये नहीं कर सके। किसी ने मेरी फेसबुक पोस्ट के ऊपर लिखा था कि साहब रियासी में भी ऐसा हुआ, ये टेकअप करिए। तो मैं आपकी वसासत से ये बोलना चाहता हूँ, मैंने मुकेश सिंह साहब IGP साहब से बात की इसके बारे में कि रियासी में भी ऐसे इंसिडेंट हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस रात दोनों केसेस में, बल्कि उन्होंने कहा गुज्जर नगर में भी जो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन लूँगा, आई एश्योर यू। मुझे IGP उन्होंने कहा, यानी इस केस में भी जो प्रेजेंट हुआ, रियासी के वाले लड़कों के केस में भी, और गुज्जर नगर में जो नुकसान हुआ उसके लिए
जितना भी बेस्ट एक्शन होगा पुलिस वो लेगी। तो वो मैं चाह रहा था, और मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये प्यार, ये मोहब्बत, ये भाईचारा मतलब कामयाब रखें, और ये ख्याल रखें कि ये आगे भी मौके आएंगे, लोग बहुत सी गेमें खेलेंगे। आप इस चीज़ का ख्याल रखना और आपस में बातचीत करके ये जो प्यार है, ये मोहब्बत और ये जो पीस है, ट्रैंक्विलिटी और हारमोनी है, इसको इस तरीके से कायम रखना। थैंक यू। बिल्कुल, जैसे कि खान साहब ने बोला कि ये हारमोनी बनाए रखना, मैं खुद भी सभी मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि सीधी बात है कि आप लोग किसी भी चीज़ में मत आएँ। ये एक प्री प्लान्ड एक गेम भी हो सकती है, एक स्टेट का माहौल ख़राब करने के लिए, क्योंकि एक जगह पहले हो चुका है ऐसा। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हिंदू देवी देवताओं को भी एक टारगेट किया जाता है, हिंदू देवी देवताओं को भी टारगेट करके उनके लिए गलत बोला जाता है, सिख कम्युनिटी के लिए भी बोला जाता है, ईसाई भाइयों के लिए भी बोला। पर हम लोग सब जो हैं, मैं बता दूं, ये एक पॉलिटिकल गेम रहती है और उसी के चलते ये चीज़ें की जाती हैं। हम लोग एक जो नारा है वो हमेशा याद रखना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग आपस में भाई भाई हैं। एक आम आदमी जो है वो कभी भी, और समझदार आदमी कभी भी दूसरी कम्युनिटी के लिए गलत नहीं बोलेगा। और एक बात मैं खान साहब की बोलूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि उन्होंने ये बोला कि उन्होंने आईजीपी जम्मू से बात की है और उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि इसके जो कड़े कदम होंगे, और कड़े कदम उठाते हुए आईजीपी साहब को भी मैं मुबारक दूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया भी करूँगा कि उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लेते हुए उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपने ट्विटर हैंडल से और अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू लोगों तक ये चीज़ पहुंचा रहे हैं कि ये लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये एक्शन लिया जा रहा है, जिससे लोगों ने एक बहुत ही अच्छा माहौल बनाए रखा। मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। जय हिंद, जय भारत।